हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये फोटोन फिजिक्स है और इस चैनल पे हम लोग आज देखेंगे कि सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है। ये जो वीडियो है एक्चुअली सुबह 8 से 9 और शाम 4 से 5 और 6 से 7 वाले बैच के लिए है। इसमें हम लोग किसी में ओम्स लॉ का लिमिटेशन कर चुके हैं, किसी में करने वाले हैं, किसी में एक आध टॉपिक लिखाया है। तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन के लिए 2 पेज छोड़ देना है। बाद बाकी आपको क्या करना है कि नया टॉपिक हेडिंग डालना है और हेडिंग डाल के उसके नीचे जो भी पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, वो सारी चीज़ों को आपको लिखना है, पढ़ना है ना, ढंग से। और इस टॉपिक को फिर से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन केस में, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऑफलाइन आपको पढ़ाया नहीं जाएगा इन टॉपिक को फिर से दोबारा। फिर आप आओगे, हो सकता है हम लोग पूरा सर्किट थ्योरी कंप्लीट कर चुके होंगे, आइएगा तो डिवाइस किरचॉफ्स लॉ पढ़ाएंगे और डिवाइसेस पढ़ाएंगे। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, या फिर जैसे आपको वीडियो में नोट्स में कहें कि पॉज करके वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लो, तो पॉज करके राइट डाउन कर लेना। और हमारा जो टॉपिक क्या है, सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको सेल, विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध। ये 3 टॉपिक का एक्चुअली कॉम्बिनेशन है जो सेल से रिलेटेड है। अब सेल होता क्या है, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। फिर ईएमएफ क्या होता है सेल का, और फिर हम लोग देखेंगे सेल का ईएमएफ के बाद कि सर इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है। 3 चीज़ों से रूबरू होना है। फिर इससे रिलेटेड हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं बैटरी रिलेटेड। इन सारी चीज़ों का स्टडी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इट्स ओके। तो चलो, पहले सबसे पहला टॉपिक है सेल। आखिर होता क्या है, सेल क्या होता है। हमारे घरों में जो चीज़ें यूज होती है वो बैटरी होता है। एक्चुअली क्या होता है, बैटरी। और बैटरी होता है कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी होता है ग्रुप ऑफ सेल। तो एक्चुअली सर सेल क्या होता है, तो सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम करता है, विभवांतर पैदा करने का काम करता है। आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि सपोज करो कि हम एक पाइप कंसीडर कर रहे हैं और इस पाइप का आधा हिस्सा नीचे से लॉक किया गया है ऐसे। और जैसे अगर मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया है, सपोज करते हैं समझाने के लिए, इस पाइप को हॉरिजॉन्टल रखा गया और ये वाला आधा हिस्सा आपको लॉक कर दिया गया और इसी आधे हिस्सा में वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो देखो, क्या पानी इधर से चाहे इधर से गिरेगा? बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो पानी क्या करें, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक को हायर पोटेंशियल पे और एक को लोअर पोटेंशियल पे, ये एक को हायर पे और एक को लोअर पर। जैसे ही रखेंगे, एक को ऊंचा करेंगे, एक को नीचा करेंगे, एक को उच्च विभव पर, एक को निम्न विभव पर, बस करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो हो जाता है। ठीक उसी तरह किसी चालक में असंख्य इनफाइनाइट नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं और मूव करने का कोई रीजन होता है? बिल्कुल होता है। जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाते हैं, विभवांतर उत्पन्न करवाते हैं, तभी जाके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और सर्किट में, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित मानी जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि हाँ सर, ये जो हॉरिजॉन्टल है, एक को हायर पोटेंशियल पे, एक को हायर पोटेंशियल पे और एक को लोअर पोटेंशियल पे। तो हम लोग एक ऐसा डिवाइस बनाए जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव हुआ करता था, उसके कारण उसका जो पोटेंशियल है, विभव है, उच्च हुआ करता था, और दूसरा टर्मिनल जो हमारा था वो नेगेटिव हुआ करता था। इसके कारण इसका विभव क्या हुआ करता था, निम्न। तो उसी तरह से हर एक सेल में एक उच्च विभव वाला टर्मिनल होता है, एक निम्न विभव वाला टर्मिनल होता है। उच्च विभव वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, निम्न विभव वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है। जनरली हम लोग उच्च विभव वाले टर्मिनल को एनोड बोलते हैं, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कैथोड। एनोड इसलिए बोलते हैं एनायन को अट्रैक्ट करता है, इसलिए एनोड बोलते हैं, और कैटायन को अट्रैक्ट करता है, इसलिए कैथोड बोलते हैं। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा, जबकि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो कहानी बहुत पुरानी है, अलेसांद्रो वोल्टा से लेके बहुत सारे लोग, साइंटिस्ट लोग आए और सबने सेल का अपना इन्वेंशन किया। टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बात करें तो चलो 2 मिनट हिस्ट्री में सब बताता हूँ कि प्राइमरी सेल बना है ना, अलेसांद्रो वोल्टा लाए, फिर लैग्रांज लाए, फिर डेनियल लाए, बहुत तरह का सेल बनाए। स्पेशली आपको केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है डिफरेंट टाइप का सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी में क्या होता है, ड्राई सेल क्या होता है ना, रिवर्सिबल सेल क्या है, फ्यूल सेल क्या है। इन सारे चीज़ों का स्टडी आपको स्पेशली केमिस्ट्री में पढ़ना है। तब भी मैं कुछ हिंट के तौर पे बता दूं कि शुरुआत के दिनों में जो सेल का इन्वेंट हुआ उसको हम लोग प्राइमरी सेल कहते थे। उसमें सॉल्यूशन होता था, इलेक्ट्रोलाइट्स होता था सॉल्यूशन के तौर पे, और उसमें रॉड होता था 2 तरह का। उसमें अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था, जिसके कारण चार्ज का फ्लो होता था, टर्मिनल बनता था। और इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था अलेसांद्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने।
तो इसी कारण से बैटरी के रीजन में और बहुत सारे विभवांतर उभवांतर में ऐसा यूनिट हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, वोल्ट, उन्हीं के रेस्पेक्ट में, उन्हीं के नाम पे लिखते हैं, अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पे ही। तो ये हो गया। फिर हम लोग धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। अब हम लोग सॉल्यूशन के जगह पे केमिकल, नो डाउट हम लोग केमिकल, लेकिन पेस्ट के फॉर्म में यूज करने लगे। जैसे पुराने ज़माने में हमारे पास जो टॉर्च में बैटरी मोटा वाला डाला जाता था, 2 3 4 5 बैटरी, 2 सेल वाला, 3 सेल वाला मोस्टली, या 4 सेल वाला हमारा टॉर्च होता था। तो उसमें भी जो होता था बैटरी, वो किसके फॉर्म में होता था, पेस्ट के फॉर्म में होता था। तो जब हम लोग बैटरी एकदम डाउन हो जाता था, तो अगर आप देखते तो होता क्या था, वो ऐसे गल इधर से गल जाता था, एकदम पिचका ऐसे ऐसे यूज होने लग, मतलब ऐसे करने लगता था। बैटरी एकदम से डिस्चार्ज हो जाता था, केमिकल रिएक्शन खत्म, बैटरी डिस्चार्ज, उसका एनर्जी अपना दे दिया। ठीक, अगर मैं बात करूं आपके रिवर्सेबल बैटरी का, तो रिवर्सेबल बैटरी में क्या होता है, एसिड्स होते हैं और फिर प्योर वाटर होता है, इसका मिक्सिंग होता है, और एक बार जब हमारा एनर्जी यूज हो जाता है, फिर से उसको चार्ज कर देते हैं, फिर से उसको रिवर्स कर देते हैं, फिर से उसको एनर्जाइज कर देते हैं। इसलिए इस तरह के सेल को हम लोग नाम देते हैं रिवर्सिबल सेल। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग उसमें लगा होता है। फिर रिवर्सिबल सेल में ही आया मॉडर्न में, हमने क्या किया कि अब क्या किया, पेस्ट के फॉर्म में नहीं, हमने एक रैपर पर आयंस को ही चिपका दिया, और लिथियम आयन को चिपका के डिफरेंट लेयर, छोटा सेल के साथ हमने बड़ा सेल बनाया। और आपके मोबाइल में जो बैटरी यूज होता है वो लिथियम आयन का बैटरी होता है, और वो भी सेल ही है। और इसके अंदर देखिएगा, कभी मोबाइल आपका बैटरी खराब हो जाए, कभी होता है ना बैटरी फूल जाता है, बहुत सारा चीज़ हो जाता है, तो खराब हो जाता है, तो उसको आप अच्छे से काट के, कूच के मत निकालना, अच्छे से काट के, और रैप खोलोगे तो उसमें अगर कूचोगे तो क्या होने लगता है, 2-4 सेल आपस में मिलने लगेगा, टर्मिनल फिर पॉजिटिव मिलेगा, स्पार्किंग होगा, आग उग लग जाएगा, ब्लास्ट भी कर जाता है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप पूछेंगे नहीं, ऐसे किनारे से काट के और फिर आप रैपर खोलिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें डिफरेंट बहुत सारे आयंस चिपके हुए हैं, और ये भी रिवर्सिबल, ये भी क्या है, रिवर्सिबल है। तो कहने का, और फ्यूल सेल भी होता है। कहने का मतलब ये है, हिस्ट्री हमने आपको सुनाया सेल का, और मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि सेल एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस देना। क्या काम है, पोटेंशियल डिफरेंस देना, विभवांतर उत्पन्न करना। और ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बैटरी कहते हैं। तो जनरली हम लोग पर्टिकुलर सेल, एक छोटा सा यूनिट होता है, तो हम लोग पर्टिकुलर सेल यूज नहीं करते हैं, हम लोग जनरली बैटरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बैटरी। अब बैटरी या सेल में भी 2 टर्मिनल होता है, बैटरी में भी 2 टर्मिनल होता है। तो सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव को उच्च विभव है, हाई पोटेंशियल वाला, नेगेटिव को लो पोटेंशियल वाला कहते हैं। तो इस सेल के बारे में डेफिनेशन हो गया। अगर कोई पूछेगा सेल के बारे में डेफिनेशन, तो बिल्कुल आप सुनिए और लिखिए। इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच प्रोड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। यह एक विद्युतीय यंत्र है जो परिपथ में विभवांतर उत्पन्न करता है। सेल क्या है, यह एक विद्युतीय यंत्र है जो परिपथ में विभवांतर उत्पन्न करता है। इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच प्रोड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। इज दैट क्लियर? डेफिनेशन हो गया आपका। बिल्कुल आप 2 बार 3 बार 2-4 सेकंड इधर उधर करके आप सुन सकते हो और बार बार लिख सकते हो। ये तुम्हारी होमवर्क है, तुम्हारा वर्क है, करना ही पड़ेगा। सेल का डेफिनेशन हो गया। अब हम आते हैं कि चलो सर ठीक है, सेल का डेफिनेशन हो गया। अब इसी के नीचे हम लोग बैटरी यूज करते हैं, तो बैटरी का डेफिनेशन भी लिखेंगे। व्हाट इज बैटरी? द ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज नोन एज व्हाट? बैटरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, या ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। सेल का ग्रुप या कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। तो सेल और बैटरी। अब सेल और बैटरी का हम लोग सिंबल सर्किट में कैसे सिंबल यूज करते हैं? जनरली हमारे पास जो बैटरी होता है सर्किट में ही हमारा काम देता है, तो हम लोग सर्किट में सेल का जो सिंबल होता है इस तरह का होता है, याद रखिएगा, सेल का सिंबल। और ये जो कंपार्टमेंट है पूरा हमारा सेल कहलाता है। इसमें एक बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है, और अंदर जो स्मॉल आर दिख रहा है उसी को बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। अब बैटरी के वोल्टेज को वोल्टेज नहीं कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहते हैं, इसको नाम दिया जाता है EMF। क्या नाम दिया जाता है? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। वास्तव में बल नहीं है, नाम कुछ और काम कुछ और, इम्प्रॉपर है। नाम है विद्युत वाहक बल और वास्तव में यह बल न हो के है क्या? तो एक्चुअली ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम डेफिनेशन पर भी आएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। पहले तो हमने सेल का डेफिनेशन लिखा, फिर बैटरी का डेफिनेशन लिखा, फिर हमने सेल का सिंबल बताया
कि इस तरह का सिंबल हम लोग यूज करेंगे जिसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल पे, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल पे होगा, और इधर जो होगा वो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। क्या होगा? इंटरनल रेसिस्टेंस। इधर क्लियर? अब इस सिंबल हम लोग बना लिए। अब सेल के बारे में सर जान गए सर। टाइप्स ऑफ सेल पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कितने तरह का सेल होता है, वोल्टिक सेल, लैक्लांसर सेल, गैल्वेनो सेल, बहुत सारा का सेल होता है, उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना भी नहीं है एक्चुअली, क्यों पढ़ना ही नहीं है, एक्स्ट्रा आपको पीएचडी थोड़ी करा रहा हूँ। चलो अब सेल के बारे में सिंबल है, सारा चीज भी लिखनी होंगी। अब देखते हैं कि सर विद्युत वाहक बल होता क्या है एक्चुअली। विद्युत वाहक बल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल और इंग्लिश में बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईएमएफ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ईएमएफ होता क्या है। एक्चुअली बैटरी में दो टर्मिनल होता है। बैटरी में कितना टर्मिनल होता है? दो। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसको हम लोग एनोड कहते हैं, और एक जो नेगेटिव टर्मिनल होता है जिसको कैथोड कहते हैं। तो एक टर्मिनल से लेके, कौन से? एक टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को हम लोग क्या नाम देते हैं? मतलब ये वर्क ही है। ईएमएफ क्या है? वर्क है, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे ईएमएफ को? इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ सेल टू अनदर टर्मिनल। कैसे डिफाइन करेंगे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनोगे और लिखोगे। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ सेल टू अनदर टर्मिनल, या सिर्फ अनदर लिख सकते हैं। मीन्स व्हाट? हिंदी में अगर लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे इकाई धन आवेश को सेल के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम लोग नाम देते हैं। ये नहीं लिख लेना कि उसी कार्य को हम लोग नाम देते हैं, उसी कार्य को क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल। वास्तव में ये नाम है क्या? विद्युत वाहक बल है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग प्रूव भी करेंगे विद्युत वाहक बल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और आंतरिक इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर होता है, लेकिन इसका नाम पर क्या गया? विद्युत वाहक बल। बल पड़ गया, लेकिन एक्चुअली बल है नहीं। ये क्या है? तो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ सेल टू अनदर टर्मिनल। इकाई धन आवेश को सेल के किसी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको जनरली ईएमएफ से सूचित करते हैं। इससे ईएमएफ या एप्सिलॉन, ईएमएफ ऐसे भी लिख लेते हैं और इस डायरेक्ट एप्सिलॉन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट मत लिख लेना, एप्सिलॉन वाली बात। दूसरी बात, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। अरे जूल पर कुलाम को ही वोल्ट कह सकते हैं, याद रखना। इसका ऐसा यूनिट जूल पर कुलाम मींस वोल्ट होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। अब हमें थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि सर ऐसा है कि आप पहले ये बताओ कि कैसे वोल्ट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि सर वर्क डन। हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं ईएमएफ को? ईएमएफ विद्युत वाहक बल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कैसे डिफाइन कर रहे हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम इसको दो तरीका से बता सकते हैं। एक शॉर्टकट, सिंस हम लोग जानते हैं शॉर्टकट मेथड। वर्क डन क्या होता है? पहले हम लोग एक चीज जानते थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग पोटेंशियल बोलते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? Q इंटू V। यही वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो हमारा देयरफॉर ईएमएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा? ईएमएफ इज इक्वल टू, वैल्यू ऊपर पुट किया जाए तो बोलो ईएमएफ इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू का वैल्यू क्या पुट करेंगे? Q इंटू V अपॉन Q। Q कट गया, और V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज V प्लस माइनस V माइनस। V प्लस माइनस माइनस V क्या कर लिख दिया सर? हमने कहा कि देखो सेल में दो तरह का टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा होगा, ब्लर हो गया क्या? अगर ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे?
डिफरेंस लैग कर रहा है जी। तो जो हमारा ईएमएफ है, शट करो तो गेट शट करो, जो हमारा ईएमएफ है वो टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे टर्मिनल डिफरेंस ही होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब पॉजिटिव टर्मिनल है तो V प्लस माइनस डिफरेंस के कारण, और ये V माइनस, ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना, सिंबल है प्लस माइनस और बीच में डिफरेंस है। तो याद रखना जो ईएमएफ होता है हमारा, एक्चुअली ईएमएफ जो होता है वो कुछ और नहीं होता है, टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल डिफरेंस के बराबर होता है। वोल्टेज का जो टर्मिनल डिफरेंस होता है उसी के बराबर होता है हमारा ईएमएफ। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। एक और चीज है, फिर वीडियो फंस जा रहे हैं, क्या बात है? स्टोरेज कैसे? दूसरा तरीका भी है इसको, दूसरा तरीका भी है निकालने का कि नहीं सर हम लोग ईएमएफ दूसरे तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब मान लेते हैं क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो बैटरी का फोर्स होगा और एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो बैटरी का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, मतलब केमिकल रिएक्शन के कारण जो फोर्स होगा तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स और बैटरी का फोर्स हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू ई। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्टेंस, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा हमारा? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो EMF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? EMF इज इक्वल टू बोलो वर्क डन का क्यू इन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? क्यू इंटू ई। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है डिस्प्लेसमेंट का? L है अपॉन क्यू। तो देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो EMF का वैल्यू किसके बराबर हो गया? E इंटू एल के बराबर। और थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, तो हमने कभी ना कभी ऐसे पढ़ा ही होगा कि E जो होता है मैग्नीट्यूड dV बाई dx के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड dV बाई dx, तो dx होता है लेंथ। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि v क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, v का मैग्नीट्यूड, तो E इंटू डी एक्स, और इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो E इंटू डी या E इंटू एल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि v किसके बराबर होता है? E इंटू एल। मतलब E इंटू एल कहीं भी देखेंगे तो किसको क्या कर देंगे? v, या पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज वाई हमारा EMF यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि v प्लस माइनस v माइनस के बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो तरीका से मैंने बताया कि ईएमएफ है क्या, तो जो है डेफिनेशन है उसको हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है और आपको बताया है। यहाँ तक पूरा आपको लिखना है। ये पहला मेथड से था और यहाँ पर मेथड 2। तो फटाक से आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और फटाक से राइट डाउन करो। पूरा राइट डाउन करना है डेफिनेशन के बाद, पहले डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद फिर हम लोग इंटरनल असिस्टेंट पे आते हैं और फिर हम लोग आते हैं कि इस पर क्या क्या, इसका क्या क्या प्रॉपर थ्योरीज हैं, इसके क्या क्या फॉर्मूलाइज हैं, वो सारे कैसे कैलकुलेट होंगे, उन सारी चीज़ों पे आएंगे। तो फटाक से वीडियो को पॉज करो और पूरा राइट डाउन करो। तो वीडियो पॉज करके आपने पूरा राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरनल रेसिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है। पहले समझेंगे कि इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, चाहे पेस्ट के फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, आयन से फॉर्म में हो। तो जब इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाता है तो इसके खुद के सॉल्यूशन में जो भी मॉलिक्यूल, सेल, डिफरेंट मॉलिक्यूल, एटम या डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपस में कोलाइड, उसको रास्ता रोक के रखता है, कोलाइड करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के वजह से, इसके वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स के वजह से जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है सेल में, उसको हम लोग नाम देते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। क्योंकि सेल का खुद का रेसिस्टेंस है, बाहर के सर्किट के बाहर का कोई, सेल के बाहर का कोई कंपार्टमेंट या कंपोनेंट नहीं लिया गया है, जो भी है अंदर वाला है। और अंदर में क्या रहता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कौन रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स। दैट इज वाई हम लोग नाम देते हैं इसको क्या? इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। तो अगर आपसे पूछा जाए आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सॉरी किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेगा कि सेल के विद्युत अपघट्य के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, सेल के विद्युत अपघट्य के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखिएगा कि इट इज द रेसिस्टेंस प्रोड्यूसेस बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल। सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू जो हमारा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, उसी रेसिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? EMF, सॉरी
इंटरनल रेसिस्टेंस, जनरली इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। जो सर्किट में आपको बताया गया था उस सर्किट में आपने इंटरनल रेसिस्टेंस देखा भी होगा, एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था और एक नेगेटिव टर्मिनल था, और एक क्या था आपने देखा था कि एक इंटरनल रेसिस्टेंस था स्मॉल आर और इसको डॉटेड लाइन से घेर दिया गया था। वही इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, वो विद्युत अपघट्य के कारण होता है, देता है। ये विद्युत अपघट्य मतलब बोले तो इलेक्ट्रोलाइट, क्या इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होता है उसके पाथ में, इसलिए इसको इंटरनल रेसिस्टेंस नाम देते हैं। चलो अब आते हैं थोड़े से, चलो ठीक है सर, अब थोड़ा सा थ्योरी वाले पोर्शन पे आ जाओ। थ्योरी वाले पोर्शन पे ध्यान से देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये हो गया सिंपल सेल, ये हमारा सेल हो गया। अब इस सेल को एक्सटर्नली हम लोग जोड़ेंगे, एक्सटर्नली एक रेसिस्टेंस से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? रेसिस्टेंस से। और ये हमारा आर, ये आर है आउटपुट, आउटसाइड वाला रेसिस्टेंस है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट वोल्टेज। क्या नाम देंगे? आउटपुट वोल्टेज। इज इट क्लियर? आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा और छोटा सा रेसिस्टेंस बना लिया जाए, थोड़ा रेसिस्टेंस बड़ा हो गया। ये स्मॉल आर से डिनोट होता है और इसका ईएमएफ ई लेते, एप्सिलॉन लेते हैं। ईएमएफ क्या है? एप्सिलॉन। तो हमें एक चीज देखनी है कि इसमें करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल सर्किट पूरा हो गया, परिपथ कंप्लीट हो गया, तो करंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट कितना होगा, वोल्टेज आउटपुट कितना देगा, डिस्चार्जिंग में वोल्टेज कितना देगा आउटपुट, और चार्जिंग में कितना है, चार चीजें आपको देखनी है। अच्छा एक बात जानो, बताओ ओम्स लॉ से हम तो जानते हैं कि करंट फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि करंट आई का क्या फॉर्मूला होगा, V बाई आर। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। तो तुम्हें ही पता है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, EMF E आया है, और R हमारा R इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट क्यों लिख रहे हो सर? हमने कहा इसमें दो दो रेसिस्टर यूज हुआ है। कौन? एक एक्सटर्नल वाला कैपिटल R और एक इंटरनल वाला स्मॉल r। अच्छा अगर परिपथ ध्यान से देखिए तो अगर करंट आई, इसमें करंट आई निकल रहा है इस सेल से, तो इसमें बड़ा वाला रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, आई की कुछ और आई, और फिर वही करंट आगे जाते हुए छोटे वाले रेजिस्टर में भी कितना करंट जाएगा, आई। तो हम लोग सीरीज कहेंगे कि पैरेलल। सीरीज का डेफिनेशन होता है कि ऐसा दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर जिसमें सेम अमाउंट में करंट फ्लो करे उसे हम लोग सीरीज कहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो पैरेलल कहते हैं। तो ये सीरीज होगा कि पैरेलल? तुम्हें लगता है कि सर ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा कभी मत सोचना। करंट से ही रिलेट करते हैं, सेम करंट तो सीरीज, सेम पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल। तो अगर हमसे पूछा जाए कि चलो ठीक है सर आप एक चीज बताओ इसमें आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो दोनों को हम लोग किसमें लेंगे, सीरीज में। तो आई इक्वल टू लिखेंगे ईएमएफ हमारा कितना है, चलो पूरा लिख देते हैं, ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट। ईएमएफ कितना है हमारा इस सेल का, ई है, और आर इक्विवेलेंट कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो याद रखना आई का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। चलो सर आई मैक्स बताओ। तो देखो मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस को तो हम जीरो नहीं कर सकते हैं, एक्सटर्नल को जीरो कर दे, विरोध एकदम कम हो जाए तो कहेंगे हाँ अच्छे से मैक्सिमम करंट आप दे सकते हैं। आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, अगर विरोध करने वाला बहुत ज्यादा लोग हो तो अच्छे से काम आप नहीं कर पाएगा, तो आप मैक्सिमम वोल्टेज आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो रेसिस्टेंस को मिनिमम करके। और मिनिमम रेसिस्टेंस कब होगा, जब हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस को जीरो नहीं कर पाएंगे, हम लोग जीरो किसको कर पाएंगे, एक्सटर्नल। जैसे ही हम एक्सटर्नल को जीरो करेंगे तो हमारा करंट सर्किट में मैक्सिमम होगा। तो आई मैक्स का फॉर्मूला याद रखना, आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको ही पता है कि ईएमएफ दिख रहा होगा, ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट तो आर कैपिटल आर तो मेरा जीरो हो जाएगा, तो कौन सा होगा, सिर्फ स्मॉल आर। तो याद रखना आई मैक्स का फॉर्मूला ई बाई स्मॉल आर। बैटरी मान लो 12 वोल्ट का होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम होगा, तो मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, तो 12/2। एक्सटर्नल से मतलब नहीं है मैक्सिमम करंट में, ठीक। अब देखिए इससे इसको ही अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करो तो क्या हो जाएगा, I इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। हो गया। तो हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करें I इंटू आर प्लस
आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें कि आई इंटू आर, इसका प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन माइनस आई आर। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि आई इंटू आर, ओम्स लॉ के थ्रू आई आर इक्वल टू वी होता है, लेकिन ये बाहर वाला रेसिस्टेंस है कि अंदर वाला, बाहर वाला, तो आउटपुट वोल्टेज, ये भी आउटपुट, भी क्या है, आउटपुट। तो आउटपुट वोल्टेज का क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, तो ईएमएफ माइनस आई आर। ये सर माइनस टर्म बता रहा है कि अगर आपका कोई बैटरी 12 वोल्ट का है, मान लेते हैं बैटरी 9 वोल्ट का है, तो आप कभी भी आप पोटेंशियोमीटर के हेल्प से या फिर आप वोल्ट मीटर के हेल्प से कभी भी किसी भी कंडीशन में आप मापोगे, हमेशा ईएमएफ आपका थोड़ा सा कम ही बताएगा। ईएमएफ आपका थोड़ा सा क्या बताएगा, कम। हाँ, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से मापोगे तो एग्जैक्ट बताता है, क्योंकि उसमें करंट का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। लेकिन जनरली अगर आप मल्टीमीटर या फिर आप वोल्ट मीटर के हेल्प से मेजर करते हो तो 9 वोल्ट का सेल 9 वोल्ट कभी नहीं बताएगा। जैसे ही करंट उसमें फ्लो करेगा, करंट फ्लो की वजह से उसका कुछ ना कुछ ईएमएफ घट जाएगा। देखो ईएमएफ अब माइनस में, माइनस आई आर है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही। इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से आई इंटू आर होगा, तो ईएमएफ 12 वोल्ट का बैटरी कभी भी 12 वोल्ट नहीं होगा, कभी 10.5 होगा, 11.5 होगा, 11.9 हो सकता है, और 1.5 वोल्ट का बैटरी 1.48 हो सकता है, लेकिन कभी भी 1.5 नहीं होगा वोल्ट मीटर के हेल्प से। क्योंकि जैसे ही मेजर करेंगे करंट थोड़ा बहुत फ्लो करेगा, और थोड़ा बहुत करंट फ्लो करेगा तो ईएमएफ हमारा ईएमएफ ना रह के ईएमएफ माइनस आई आर होगा, मतलब उससे करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। करंट इंटू आर मतलब पोटेंशियल रिड्यूस होगा। तो याद रखना, इससे उस समय हम लोग करते हैं जब डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। डिस्चार्जिंग मतलब जब हम लोग बैटरी से करंट लें, बैटरी से धारा निकले, विद्युत धारा है ना, बैटरी से जब निकलता है तब उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। और यही अगर हमको चार्ज करना हो, भी आउटपुट का एक और फॉर्मूला जाएगा, ई प्लस आई आर। प्लस आई आर कब होगा, तो ऑन चार्जिंग, चार्जिंग में। चार्जिंग मतलब जैसे आप इस बैटरी को लेते हैं, चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग मतलब ये बैटरी में करंट जा रहा है, तो जब बैटरी में करंट जाए तो ई प्लस आई आर होगा, और जब बैटरी से करंट निकले तो ई माइनस आई आर होगा। तो इसमें 3 चीजें थ्योरी में आपको पढ़ाया गया कि करंट का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है सर्किट में, तो ईएमएफ अपॉन स्मॉल आर, या ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल आर। और आपका आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो आउटपुट वोल्टेज जब बैटरी से करंट निकाल रहे होंगे तो आउटपुट वोल्टेज होगा ई माइनस आई आर। लेकिन जब बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग, और जब बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे तब हमारा वी का फॉर्मूला होगा ई प्लस आई आर। और सॉरी, ये आई स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर नहीं होगा। स्मॉल आर क्या डिनोट करता है, इंटरनल रेसिस्टेंस को, जबकि कैपिटल आर डिनोट क्या करता है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ना होकर क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो याद रखना है ये 3 चीजें। इसके अलावा अगर आप बेसिकली यही 3 चीज़ों से हम लोग सेल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होगा बिल्कुल हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे सर्किट थ्योरी के रिगार्डिंग, सेल का कॉम्बिनेशन देखेंगे। सर्किट थ्योरी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, सर्किट थ्योरी नहीं जाएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैसे सीरीज में कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल में कैसा होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या स्टेट बोर्ड बिहार बोर्ड में क्या पूछा जाता है, इन सारी चीज़ों का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स बनाना भूलना मत, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ाया फिर से नहीं जाएगा, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। थैंक्स।